गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा सी प्रोग्राम का कैसा दिखता है। इस वीडियो से हम लोग अपना सी प्रोग्रामिंग का ये कोर्स स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। सो गाइस अपनी स्क्रीन पर आप लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं जो कि हमने पिछले वीडियो में रन किया था। गाइस इस प्रोग्राम को हम लोगों ने समझा नहीं था, हमने सिंपली इसको रन कर दिया था और हम लोगों ने इसका आउटपुट देखा था जो कि हमको कंसोल पे दिखा था। लेकिन ये प्रोग्राम एक्चुअली करता क्या है और ये किस तरह काम करता है, ये सारी टेक्निकलिटीज में इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ एकदम सिंपल लेमन टर्म्स में। गारंटी दे सकता हूँ आप लोग को कि इस वीडियो के अंत तक आप लोग समझ पाएंगे कि ये प्रोग्राम क्या होता है, क्यों होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, सब चीज़ें आप लोग को एकदम एंड टू एंड बताता हूँ। सो गाइस हमारा कोई भी एक टिपिकल सी प्रोग्राम होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। उसमें होता है हमारे प्री प्रोसेसर कमांड्स, फंक्शंस, वेरिएबल्स, स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशंस और कमेंट्स। ये चीजें हमारे सी प्रोग्राम में आप लोग को देखने को मिलेंगी। सबसे पहले मैं इस पहली लाइन की बात करना चाहूंगा जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर यहां पर देख रहे हैं, #include stdio.h। ये एक प्री प्रोसेसर कमांड है, यानी कि ये प्री प्रोसेसिंग के टाइम पर हमारा कंपाइलर्स को डील करेगा। यानी कि #include कर दो stdio.h। इस बात का मतलब क्या हुआ, ये लाइन सिंपली कंपाइलर को बताती है कि हम लोग को stdio.h नाम की एक फाइल चाहिए इस प्रोग्राम में, तो हमको वो फाइल लाकर दो और हम इस प्रोग्राम में लगाएंगे उस फाइल को, उसके बाद इस प्रोग्राम का कुछ हो पाएगा। यानी कि stdio.h के कंटेंट्स की जरूरत है, उसको इस फाइल में इंक्लूड कर दो, उसको इस प्रोग्राम के साथ इंक्लूड कर दो। उसके बाद ये जो आप लोग इंट मेन देख रहे हैं, ये एक फंक्शन होता है। अब आप कहेंगे कि ये फंक्शन क्या होता है, ये नया वर्ड में कहां से ले आया। अभी के लिए आप लोग ये समझ लीजिए कि एक प्रोग्राम को टुकड़ों में तोड़ने के लिए, बहुत ही रफली मैं आप लोग को बता रहा हूं, हम फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। एक प्रोग्राम को टुकड़ों में तोड़ देते हैं और एक जो हमारा रूटीन होता है वो एक तरह का काम करता है, उसको फंक्शन बोलते हैं। तो हमारा नंबर ऐड करने का एक फंक्शन होगा, नंबर मल्टीप्लाई करने का एक फंक्शन हम लोग लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग अपने प्रोग्राम को टुकड़ों में तोड़ते हैं फंक्शन की मदद से। इंट मेन जो होता है वो एक स्पेशल तरह का फंक्शन होता है, क्योंकि वहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, वहां से प्रोग्राम चालू होता है। हमारा प्रोग्राम शुरू होगा, इंट मेन के अंदर घुसेगा, फिर वहां से जो जो कॉल्स आएंगी फंक्शन की वहां पर जाएगा। फंक्शंस को डिटेल में मैं आप लोग को आने वाले वीडियोस में समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ आप लोग को इतना समझाना चाहता हूं कि जो इंट मेन लिखा हुआ है, इसमें मेन है फंक्शन का नाम, मेन फंक्शन का नाम, और ये हमेशा मेन ही रहता है। सी प्रोग्रामिंग में जहां आपने मेन लिख के एक ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस लगा दिया, इसका मतलब ये है कि यहां से मेरा प्रोग्राम शुरू हो रहा है। लेकिन अब आप लोग कहेंगे इंट क्या है। ये इंट वो इंटीजर है जो कि ये फंक्शन रिटर्न करेगा। हर एक फंक्शन की एक रिटर्न वैल्यू होती है, यानी कि आप जब उस फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो आपको बदले में कुछ देता है। अब ये जो फंक्शन होता है मेन, ये दूसरे फंक्शन को कॉल करता है और वो फंक्शन इसको रिटर्न में कुछ देते हैं और उस वैल्यू को ये इस्तेमाल कर लेता है। मैं एग्जांपल आप लोग को देता हूं। अगर मान लो मैं ऐड ए बी लिखूं, यानी कि दो नंबर को ऐड कर दो, ए और बी को, तो उसमें से ये ए और बी को ऐड करके जो भी नंबर आएगा उसको रिटर्न में दे देगा मेन को। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि ये जो मेन फंक्शन है ये इंट क्यों रिटर्न कर रहा है, इसकी रिटर्न वैल्यू इंट क्यों है। तो इसकी रिटर्न वैल्यू इंट ये है क्योंकि ये भी एक नंबर रिटर्न करता है। किसको? उसको जिसको इसने कॉल किया, यानी कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को। ये डिटेल्स मैं आप लोग को आगे और अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, जो मेन फंक्शन होता है वो इंट रिटर्न करेगा और ये जो इंट रिटर्न करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा। इसके बाद printf एक अलग फंक्शन है जो कि हम यूज कर रहे हैं stdio.h हेडर फाइल से। हमने इसको इंक्लूड इसी को यूज करने के लिए किया था और इसको इस्तेमाल करके हम लोग कंसोल पे प्रिंट करते हैं डिजायर्ड आउटपुट, यानी कि हेलो वर्ड, जो कि हमने इनपुट पे दिया एज एन स्ट्रिंग। और इसके बाद लास्ट वाली लाइन यानी कि रिटर्न 0, जैसे कि मैंने आप लोग को समझाया, ये रिटर्न में देगा एक इंटीजर ऑपरेटिंग सिस्टम को, और 0 का मतलब होता है कि सब कुछ ठीक ठाक चला, तो ये रिटर्न में 0 दे देगा हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर सी प्रोग्राम का। मैं आशा करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। अब मैं आप लोग को ये बेसिक स्ट्रक्चर समझाना चाहता हूं एक प्रोग्राम लिखकर, लेकिन हम आगे अभी और एक्सप्लोर करेंगे इस कोर्स में, वेरिएबल्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, जितनी भी चीज़ें। लेकिन अभी के लिए हम एक चीज़ एज्यूम करते हैं, एक सिनेरियो आप लोग का एज्यूम करवाता हूँ। मान लीजिए कि आप लोग को एक असाइनमेंट बनाना है स्कूल में और उसकी डेडलाइन कल की है, तो आप लोग अब क्या करोगे? आप लोग के पास टाइम तो है नहीं, तो आप लोग कुछ भी करके उसको कंप्लीट करोगे और उसके बाद आप कहोगे कि यार मैं कोर्स तो सीख लूंगा, लेकिन मुझे अभी इस असाइनमेंट को पूरा करना है। कुछ ऐसा ही दिमाग में रख के हम इस प्रोग्राम को लिखेंगे और उसके बाद हम पूरे कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलो चलते हैं मेरे कंप्यूटर के अंदर विजुअल स्टूडियो कोड आईडी में हम ये प्रोग्राम लिखेंगे और समझेंगे एक एक टुकड़ा प्रोग्राम का कि क्या चीज़ किस तरह काम करती है। सो गाइस यहाँ मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूँ और यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, प्लस में क्लिक जैसे मैं करूँगा वहाँ पर मैं एक नई फाइल बना पाऊंगा और मैंने
मैंने add.c नाम की एक नई फाइल बना ली है। अब मैं यहाँ पर मेन लिखूंगा जैसे ही, तो मेरा जो विजुअल स्टूडियो कोड का इंटेलिजेंस है वो मुझे कुछ पॉपअप दे रहा है यहाँ पर मेन, और मैं इस पर क्लिक करूँगा और मुझे स्निपेट मिल गया। मैं यहाँ पर लिखूंगा int a, b। अब आप लोग ये मत पूछना मुझसे int a और int b क्या होता है, क्योंकि ये आने वाले वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ, सब कुछ आपको समझाऊंगा। अभी हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं एक बेयर मिनिमम प्रोग्राम लिखने का। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर printf लिख दीजिए और यहाँ पर लिखिए एंटर नंबर a, और उसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगा दीजिए, और उसी के साथ साथ आप अगर कंट्रोल D दबाएंगे अपने कीबोर्ड पे तो ये रेप्लिकेट हो जाती है, शॉर्टकट होता है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, तो आप लोग जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग का नहीं चल रहा है और आप लोगों ने शॉर्टकट नहीं कर पा रहे फॉर सम रीज़न, मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर नहीं हो पाता है तो आप लोग इसको कॉपी भी कर सकते हैं। इसके बाद एक scanf नाम का फंक्शन हम यूज़ करेंगे, और मैं यहाँ पर इंक्लूड करूँगा #include stdio.h, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में की थी। मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा इसको, और अब मैं यहाँ पर लिखूँगा scanf, उसके बाद मैं लिखूँगा %d, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा %a, और उसके बाद b के लिए मैं लिखूँगा %b। अब आप कहेंगे ये % क्या है, ये scanf क्या है, मैं आप लोग को बता देता हूँ फिर से। मैं सिर्फ यहाँ पर बेयर मिनिमम प्रोग्राम लिख रहा हूँ। हमारा यहाँ पर टारगेट सिर्फ ये है कि हम एक प्रोग्राम लिख दें चलता हुआ। अभी आप लोग को समझना ही नहीं है उसको क्या है, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ एक एक चीज़ क्या है, और एकदम ब्रेक डाउन करके ऐसा समझाऊंगा कि आप चाह कर भी नहीं भूल पाओगे। तो जैसे कि मैंने आप लोग को समझाया था, जो #include stdio.h है वो एक प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट है। उसके बाद ये जो इंट मेन है ये हमारा मेन फंक्शन होता है, और ये मेन फंक्शन जो होता है हमारा, यहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, यहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। int a b का मतलब मैंने दो इंटीजर को डिफाइन कर दिया है। printf का मतलब है कि प्रिंट कर दो ये जो भी लिखा हुआ है, लिटरली ऐसे का ऐसे कंसोल पे प्रिंट कर दो। scanf एक फंक्शन होता है stdio.h में, जो कि हमें मदद करता है a की वैल्यू को यूजर से लेने के लिए, यानी कि मैं जो भी कीबोर्ड से एंटर करूंगा वो a में आ जाएगा। % एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है। मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा इसको, ये सिर्फ हम एक बेयर मिनिमम प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो आप ये मत सोचना कि मैंने इसको सही से एक्सप्लेन नहीं किया, ये शिकायत मत करना, क्योंकि %a होता है एड्रेस ऑफ a, और एड्रेस ऑफ a में स्टोर हो जाएगी वैल्यू जो भी यूजर कीबोर्ड में इनपुट करेगा। सिमिलरली यहाँ पर printf और scanf चलेंगे, और रिटर्न 0 से रिटर्न मैंने करी है 0, जो कि एक इंट है। ये चीज़ जो लिखी हुई है यहाँ पर इंट, और ये जो वैल्यू मैं रिटर्न कर रहा हूँ 0, ये दोनों मैच करनी चाहिए। अगर ये मैच नहीं हो रही है तो इशू हो जाएगा। तो रिटर्न 0 होता है हमारा, रिटर्न करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को 0 वैल्यू। इसका मतलब ये होता है 0 जब हम रिटर्न करते हैं उसका मतलब होता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत अच्छी तरह चल गया है, सब कुछ सक्सेसफुल रहा। तो आगे बढ़ते हैं और इसको कंपाइल करते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिखूंगा gcc add.c, और gcc add.c लिखने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एंटर मारूंगा, और मेरा ये प्रोग्राम कंपाइल होके a.exe बनाएगा। इसी के साथ साथ आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर मान लो आप a.exe ना देखकर मान लो harry.exe देखना चाहते हो, तो आप एक -o लिखकर हैरी लिख दो यहाँ पर, तो ये harry.exe बनाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो। और उसके बाद आप ./ha लिख के जैसे ही टैब दबाओगे, ये आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हो। मैंने यहाँ पर / लिखकर harry लिखा और टैब दबाया तो ये ऑटो कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको मैनुअली भी टाइप कर सकते हो ./harry.exe, और एंटर मारोगे तो ये कह रहा है एंटर नंबर a। मान लो मैंने 4 दिया और उसके बाद मैंने 5 दिया। अब यहाँ पर मैंने जो है ऐड किया ही नहीं नंबर, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ऐड भी कर देता हूँ नंबर को, और यहाँ पर एक काम और करूँगा, \n लगाऊंगा। \n होता है न्यू लाइन कैरेक्टर। मैं फिर से बताता हूँ, \n न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। इस बार जो a से ये चिपक के 4 आ रहा है, अगली बार नई लाइन में आएगा। और मैं इसके बाद यहाँ पर एक printf लगाऊंगा, और printf के अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा योर एडेड नंबर इज़ योर दिस सम इज़, या फिर द सम इज़ अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस सम इज़ %d, और उसके बाद कॉमन लगा के मैं यहाँ पर a+b लिख देता हूँ। Ctrl+S को सेव करता हूँ। अब मुझे वापस से कंपाइल करने की ज़रूरत पड़ेगी। आई रिपीट, मुझे वापस से इसको कंपाइल करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने प्रोग्राम को मॉडिफाई कर दिया है। तो मैं इसको कंपाइल करूँगा, और इस बार अपनी harry.exe को खोलूँगा। नंबर a में 6 डालूंगा, नंबर b में 5 डालूंगा, और आप लोग देखो ये मुझे बता रहा है कि सम इज़ 11। अब आप ये मत समझना मैंने इतनी जल्दी आप लोग को बता दिया और आप लोग को समझाया नहीं। मैं सिर्फ आप लोग को एक सिचुएशन में डालना चाहता था कि अगर आप लोग को एकदम से प्रोग्राम लिखना पड़ गया तो कैसे लिखोगे, और इस प्रोग्राम का मैं आपको स्ट्रक्चर समझाना चाहता था
कि एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सी प्रोग्राम का। इस वीडियो का मकसद सिर्फ उतना ही है। तो अगर आप लोग को ये समझ में आ गया कि क्या चीज़ क्या है, जैसे कि ये प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट है, ये एक फंक्शन है, ये एक वेरिएबल डिक्लेरेशन है, सिर्फ इतना ही समझ में आ गया अगर आप लोग को, तो काफ़ी है अभी के लिए। गाइस, इस कोर्स को कंप्लीट और इंटरेस्टिंग रखने के लिए मैं आप लोग को बताऊंगा कि एक बेसिक सी प्रोग्राम किस तरह काम करता है। बेसिक सी प्रोग्राम का कंपाइलेशन जब होता है तब क्या क्या होता है बिहाइंड द सीन्स, इसको हम लोग जल्दी से यहाँ पर समझते हैं। सो गाइस, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आपको अभी कोई ऐसा इंजीनियर नहीं बनना है जो कि कल कंपाइलर लिखने वाला है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ईजी लीजिएगा, पर सुनते रहिएगा, जितना समझ में आया उसको ग्रास्प कीजिएगा। और बिल्कुल भी मस्ट नहीं है कि आप लोग एक एक टेक्निकलिटी को समझे जो मैं अभी बताने वाला हूँ। और मैं बस आप लोग को इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ और इस कोर्स के कंप्लीटनेस के लिए बता रहा हूँ कि कंपाइलर किस तरह काम करता है, लिंकर किस तरह काम करता है, और वो क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो कि कंपाइलर को लेने पड़ते हैं एक प्रोग्राम के कंपाइलेशन को कंप्लीट करने के लिए। गाइस, एक सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूटेबल में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलेशन को ये स्टेप्स लेने पड़ते हैं। प्री प्रोसेसिंग, फिर होता है हमारा कंपाइलेशन, फिर उसके बाद होती है असेंबली, और उसके बाद होती है लिंकिंग। ये प्रोसेस मैं आप लोग को यहाँ पर इलस्ट्रेट करके दिखाना चाहता हूँ। मैं फिर से रिपीट करूंगा अपनी बात को कि अगर आप लोग को कोई भी चीज़ यहाँ पर समझ में नहीं आती है, दैट्स टोटली ओके। अगर आप लोग बिगिनर हैं तो आप प्रोग्राम लिखने पे फोकस करें। ये जो चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ सिर्फ आपका इंटरेस्ट रेज करने के लिए बता रहा हूँ। तो ये harry.txt को मैं शिफ्ट डिलीट करके डिलीट कर दूंगा, उसी के साथ साथ a.txt को भी शिफ्ट डिलीट दबा के मैं डिलीट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपने टर्मिनल को क्लियर करूँगा। तो आप लोग विंडोज़ में तो क्लियर लिख के अपने टर्मिनल को क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद मैं लिखूंगा gcc -vol -save temps। अब आप लोग कहोगे मैं क्या लिख रहा हूँ, ये सिंपली फ्लैग्स हैं gcc के, आप इसको एज इट इज़ लिख दो। और उसके बाद मैं main.c से आप लोग को इसको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा, add.c से नहीं करूँगा। main.c जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा और उसके बाद मैं -o लिख के यहाँ पर हैरी लिख दूंगा, क्योंकि मैं harry.txt एज एन एग्जीक्यूटेबल देखना चाहता हूँ। एंटर में जैसे ही मारूंगा, आप लोग देखिए कुछ बंच ऑफ फाइल्स यहाँ पर बन चुकी हैं। एक तो main.s है, एक main.o है, एक main.i है, और अपनी जो harry.txt है वो भी बन गई है। अब मैं इन चारों प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलेशन, असेंबली और लिंकिंग, ये चारों प्रोसेसेस क्या हैं। पहला स्टेप है प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग में सिंपली हमारे प्रोग्राम के कमेंट्स को रिमूव किया जाता है, मैक्रोस को एक्सपेंड किया जाता है, जितनी भी हैश इंक्लूड वाली फाइल्स हैं उनके कंटेंट को उठाकर एक फाइल में सेव कर दिया जाता है, उठाकर यहाँ पर लाके लिटरली वो चिपका देता है। तो मैंने आप लोगों को कमेंट्स नहीं बताया क्या होता है। कमेंट सिंपली हमारे यहाँ पर इस तरह अगर मैं लिख दूं हैरी इज अ गुड बॉय, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। कमेंट सिंपली प्रोग्रामर को मदद करते हैं कुछ भी इंफॉर्मेशन डालने के लिए। मान लो आप डेट डालना चाहते हो, ऑथर का नाम डालना चाहते हो, और आप चाहते हो कि वो चीज़ एग्जीक्यूट ना हो, तो आप लोग कमेंट लगाकर उसको लिख सकते हो। मैं कमेंट्स के बारे में आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, तो अभी आप टेंशन मत लेना। तो प्री प्रोसेसिंग में कमेंट्स रिमूव होते हैं, मैक्रोस एक्सपेंड होते हैं, और जितने भी हैश इंक्लूड वाले स्टेटमेंट्स होते हैं वो रिजॉल्व होते हैं। और ये जो प्री प्रोसेस्ड आउटपुट होता है वो .i फाइल में स्टोर्ड होता है। मैं आप लोग को ये .i फाइल खोल के दिखाता हूँ। ये लिटरली इसने क्या किया कि हैश इंक्लूड stdio.h का कंटेंट उठाया, सब कुछ इसने मैक्रोस वगैरह को एक्सपेंड करने के बाद आपका प्रोग्राम .i फाइल में यहाँ पर लिख दिया है। अब आप लोग कहेंगे कि तो मैंने लिखा ही नहीं था, ये सिंपली इसने stdio.h का कंटेंट को उठा के रखा है। अगर आप लोगों ने और भी फाइल्स इंक्लूड की होती तो यहाँ पर आप लोग को वो कंटेंट देखने को मिलता। उसी के साथ साथ आप लोग देखिए, आपने जो लिखा था वो यहाँ पर आ गया। देखो इतना सा, आपने सिर्फ इतना लिखा था और बाकी जो इंक्लूड हुआ है वो उसके ऊपर है। तो .i फाइल में प्री प्रोसेस्ड आउटपुट होता है, यानी कि स्टेप 1 का आउटपुट। अब जो कंपाइलिंग प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट किया जाता है इस .i फाइल को, और वो फाइल सेव होती है .s एक्सटेंशन के साथ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो .s फाइल है ये असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शंस हैं। ये इंस्ट्रक्शंस मैं आप लोग को नहीं कहूंगा कि आप लोग समझें, बस मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि ये असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शंस में आपके द्वारा लिखे गए प्रोग्राम को कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये थी हमारी दूसरी प्रोसेस, कंपाइलेशन। अब हम बात करेंगे असेंबली की। अब ये जो हमारी .s फाइल है जिसमें असेंबली लैंग्वेज लिखी हुई है, हम लोग इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस में, यानी कि लिटरली उन इंस्ट्रक्शंस में जो कि हमारा CPU समझने वाला है। तो आप लोग अगर इस .o फाइल को खोलें तो आप लोग देख सकते हैं, आप इसको नहीं खोल पा रहे क्योंकि ये बाइनरी फाइल्स है, ये मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस है। तो ये हमारी प्रोसेस होती है असेंबली। अब हम बात करते हैं फाइनल फेज की, जिसका नाम होता है लिंकिंग। जो लिंकर होता है वो सारी की सारी .o फाइल्स को सिलकर एक एग्जीक्यूटेबल बना देता है, जो कि इस केस में harry.txt है, ताकि आप लोग जितनी भी अलग अलग फाइल्स में अलग अलग फंक्शंस वगैरह लिखे हुए हैं उनको कंबाइन करके एक जगह रन कर सको। लिंकिंग भी हमारे पास दो तरह की होती है, स्टैटिक लिंकिंग, डायनामिक लिंकिंग। जैसे कि .dll फाइल्स होती हैं हमारी विंडोज के अंदर,
डायनामिक लिंकिंग होती है। अब ये सब चीज़ें जो है वो मैं आप लोग को किसी दूसरे वीडियो में कवर करके बता दूंगा, लेकिन अभी हम लोग बेसिक सी पर फोकस करेंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और अब आप लोग जब अपने सी प्रोग्राम्स लिखेंगे तो आपके दिमाग में कम से कम रहेगा एक रफ आइडिया रहेगा कि यार चल क्या रहा है जब आप लोग यहाँ पर gcc main.c लिखते हैं और ./a.exe या फिर ./harry.exe लिखते हैं। सो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, बेसिक स्ट्रक्चर सी प्रोग्राम का समझ में आया होगा और आप लोग को समझ में आया होगा कि किस तरह कंपाइलेशन होता है, किस तरह क्या क्या स्टेप्स लेता है कंपाइलर हमारा आप लोग की एग्जीक्यूटेबल को बनाने के लिए। तो मैंने बिहाइंड द सीन्स आप लोग को दिखाया इसीलिए ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे इस कोर्स में और आप लोग यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग को एक्चुअली करने से पहले समझें कि क्या क्या होता है बिहाइंड द सीन्स, कंपाइलर क्या क्या स्टेप्स लेता है और क्या क्या करना पड़ता है कंपाइलर को आपकी वो .exe फाइल या फिर अगर आप लोग लिनक्स वगैरह में तो उसकी एक्जीक्यूटेबल फाइल बनाने में। गाइस आप में से कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप लोग मेरी किस तरह मदद कर सकते हैं। मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोग वहां पर शेयर कर दीजिए तो मुझे काफी हेल्प मिलेगी। मैं चाहता हूं ये कोर्स ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रामर्स तक पहुंचे। तो अगर आपका स्कूल का या फिर कॉलेज का कोई ग्रुप है या फिर अगर आप लोग कहीं पे जॉब करते हैं वो ग्रुप है तो आप लोग ये वीडियो को वहां पर शेयर करके चढ़ा दीजिए, मेरी बहुत ज्यादा हेल्प होगी और मैं लोगों को सी प्रोग्रामिंग आसानी से सिखाने में सफल हो पाऊंगा और आप लोगों के लिए इस तरह के और भी एडवांस कोर्सेज आगे लेकर आ पाऊंगा। सो एज सेड अब आप लोग को मालूम है कि लिंकिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है, सी किस तरह काम करती है, कंपाइलेशन किस तरह होता है, सारी चीजें मैंने आप लोग को एकदम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझा दी। अगर आप लोग को कोई भी स्टेप में कोई इशू आ रहा है तो मैं आप लोग से कहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को पीछे करके वापस से एक बार दोबारा देखें। मैं रिकमेंड करूंगा हाईली कि सब लोग इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें। पहली बार में तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा और उसके बाद दूसरी बार में एकदम क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसी के साथ साथ मैं कहूँगा आप लोग इस कोर्स के दौरान नोट्स भी लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग नोट्स लेके नहीं रखेंगे इस कोर्स में तो फिर क्या होगा कि आप लोग मान लीजिए 5, 6, 7, 8 महीने बाद आप लोग भूल जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये कोर्स तो कहीं जा नहीं रहा है, इसलिए आप लोग उठाएं कॉपी को और कॉपी में लिखते जाएं वो पॉइंट्स जो आप लोग को लगते हैं इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग को लगता है कि आप लोग भूल सकते हैं, उन पॉइंट्स को आप लोग जरूर से लिखें। सो यार इस वीडियो को मैं आशा करता हूँ आप सभी ने लाइक कर दिया होगा। अभी के लिए यार इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।